द डिबेट में आपका स्वागत है। और आज हम मिशेल फूको के ज़रिए नीत्शे की वंशावली यानी जीनियोलॉजी और इतिहास यानी हिस्ट्री की जो अवधारणाएं हैं थोड़ी पेचीदा हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और हमारा जो मुख्य सवाल आज रहेगा वो ये है कि क्या नीत्शे की वंशावली, जैसा फूको हमें समझाते हैं, इतिहास की हमारी जो एक जानी पहचानी समझ है उसको पूरी तरह से खारिज कर देती है, या फिर उसे एक नई शक्ल देती है, एक ज़्यादा असरदार या कहें प्रभावी, इफ़ेक्टिव दिशा। और हाँ, ये पूरी बातचीत जो है वो हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है उसी पर आधारित होगी। ठीक है, तो मेरा पक्ष ये रहेगा कि नीत्शे की वंशावली इतिहास को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे एक नई और ज्यादा असरदार, वो जिसे फूको विर्कलिशे हिस्टेरी कहते हैं, वैसी राह दिखाती है। और मेरा तर्क ये होगा कि ये पारंपरिक इतिहास की, आप कह सकती हैं, बुनियाद पर ही सवाल उठाती है। ये उससे एक तरह का बुनियादी अलगाव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि नीत्शे की वंशावली जो है वो इतिहास का विरोध नहीं करती, बल्कि एक अलग तरह का इतिहास पेश करती है, जिसे फूको विर्कलिशे हिस्टोरी यानी प्रभावी इतिहास कहते हैं। ये पारंपरिक इतिहास की उस खोज को नकारती है जो उर्स्प्रुंग, मतलब किसी चीज की शुद्ध आदर्श, एकदम पहली उत्पत्ति, उसकी तलाश करती है, और जो घटनाओं को देखती है जैसे वो एक सीधी रेखा में बढ़ रही हो। नहीं, इसके बजाय वंशावली बहुत ध्यान से हेरकुन्फ्ट यानी वंश या उद्गम पर गौर करती है, जिसका ताल्लुक हमारे शरीर से है, उसकी कमजोरियों से, गलतियों से, यहाँ तक कि हमारे पाचन तंत्र जैसी चीजों से भी है। और ये एंस्टेहुंग यानी उभार या प्रकट होना, उसको देखती है, जो कि ताकत की लड़ाइयों, अचानक हुई घटनाओं और हाँ, वर्चस्व के खेल का नतीजा है। अब ये समझने का एक ज़्यादा सख्त तरीका है, शायद कम सुकून देने वाला, लेकिन हाँ ज़्यादा असरदार तरीका है कि चीज़ें वैसी क्यों बनी जैसी आज हैं। ये इतिहास के औजारों का ही इस्तेमाल करती है, मेरा मतलब दस्तावेजों का, रिकॉर्ड्स का, उन्हीं का। लेकिन इसका मकसद अलग है। ये बिखराव को, उलटफेर को और ताकतों के खेल को सामने लाना चाहती है, न कि कोई सीधी साधी सुकून देने वाली कहानी गढ़ना। फूको बताते हैं कि नीत्शे इतिहास के 3 जाने पहचाने तरीकों को ही इस्तेमाल करते हैं: स्मारक, पुरातनपंथी और आलोचनात्मक। लेकिन उन्हें उनके असली मकसद के खिलाफ मोड़ देते हैं। वो इन्हें मजाकिया, विच्छेदक और बलिदानी इस्तेमाल कहते हैं। यहाँ मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। मुझे लगता है कि वंशावली उस चीज से पूरी तरह अलग है जिसे हम आमतौर पर इतिहास समझते हैं। ये एक तरह से उसका खंडन है। पारंपरिक इतिहास, जैसा फूको भी इशारा करती हैं, अक्सर उर्स्प्रुंग की तलाश में रहता है। एक शुद्ध मौलिक शुरुआत, एक सार, है ना? वो निरंतरता चाहता है, एक विकास चाहता है, और अक्सर एक ऐसा नजरिया जो इतिहास से परे हो, मतलब सुप्रा हिस्टोरिकल, जो हमें तसल्ली दे सके, पुष्टि दे सके। वंशावली इन सारी धारणाओं को जानबूझकर तोड़ती है। फूको के मुताबिक ये अचानक हुई घटनाओं पर, संयोगों पर, बिखराव पर और लोली बिगिनिंग्स की शुरुआतों पर जोर देती है। ये शरीर पर पड़े निशानों पर, संघर्षों पर और ताकत के रिश्तों पर ध्यान देती है, और किसी भी स्थिर पहचान या पहले से मौजूद अटल सच्चाई के ख्याल को खारिज करती है। हरकुंत और एंस्टेहुंग पर इसका ध्यान ठीक इसीलिए है ताकि उन जोड़ने वाली आरामदायक कहानियों को बिखेरा जा सके जिन्हें पारंपरिक इतिहास बनाने की कोशिश करता है। फूको के मुताबिक वंशावली उन चीजों को देखती है जिन्हें इतिहास अक्सर नजरअंदाज कर देता है: शरीर का रोल, जुनून, गलतियां। इसके 3 इस्तेमाल, मजाकिया, विच्छेदक और बलिदानी, खास तौर पर इतिहास के खंभों को गिराने के लिए हैं। पहला, याददाश्त और अतीत के लिए इज्जत को तोड़ता है। दूसरा, पहचान की निरंतरता को बिखेरता है। और तीसरा, सच्चाई और ज्ञान के दावे पर ही सवाल खड़ा करता है। तो ये सिर्फ इतिहास लिखने का एक अलग तरीका नहीं है, ये इतिहास की उस क्षमता पर ही हमला है कि वो कोई स्थिर मतलब या पहचान दे सकता है। मैं समझता हूं कि आप इसे एक बुनियादी अलगाव क्यों मान रही हैं, लेकिन क्या इसे एक अलग नजरिए से नहीं देखा जा सकता? चलिए उर्स्प्रुंग की अस्वीकृति को ही लेते हैं। मेरा मानना है कि ये शुरुआत की समझ को पूरी तरह खारिज करना नहीं है।
नीचे फुको के मुताबिक उस उर्स्प्रुंग का विरोध करते हैं जो किसी पवित्र न बदलने वाले सार या आदर्श पल की तलाश करता है, जैसे सच की उत्पत्ति या नैतिकता का कोई शुद्ध रूप। फुको पॉल री की आलोचना का हवाला देते हुए बताते हैं कि कैसे नीचे ने इस विचार को खारिज किया कि नैतिकता जैसी चीजें एक आसान सीधे विकास से पैदा हुईं। बिल्कुल नहीं, इसकी जगह वंशावली हमें एक अलग तरह की, ज्यादा पेचीदा और हाँ, अचानक हुई शुरुआत पर ध्यान देने को कहती है, जिसे वो हरकुनफेफ और अंशटेनुंग कहते हैं। ये हमें दिखाती है कि हमारी कीमतें, हमारी संस्थाएं, हमारे विचार किसी आदर्श शुरुआत के नहीं, बल्कि घटनाओं, संघर्षों, वर्चस्व की कोशिशों, यहाँ तक कि गलतियों और गलतफहमियों के एक पेचीदा, अक्सर गंदे सिलसिले से पैदा होते हैं। ये इतिहास को ज्यादा जमीनी बनाता है, ज्यादा हकीकी। तो फूको के नीचे के अनुसार वंशावली हमें यह समझने पर मजबूर करती है कि हमारी महान नैतिकताएं अक्सर शारीरिक जरूरतों या यहाँ तक कि गलतियों जैसी नीची चीजों से पैदा होती हैं। यह पारंपरिक इतिहास की आदर्शवादी सोच पर एक सीधा हमला है। आपकी बात उर्स्प्रुंग के अस्वीकृति को एक बदलाव के रूप में दिखती है, लेकिन क्या ये बदलाव इतना गहरा नहीं कि वो मूल विचार को ही नष्ट कर दे? उर्स्प्रुंग की ये अस्वीकृति सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये किसी भी तरह की मायने रखने वाली स्थिर शुरुआत के ख्याल का ही खंडन है। फुको साफ करती हैं कि नीचे के लिए वंशावली ये दिखाती है कि किसी भी चीज़ का कोई शुद्ध मौलिक रूप नहीं है, कोई सार नहीं है जो वक्त के साथ सामने आता है। सब कुछ बाद में बनाया गया है, गढ़ा हुआ है, ताकत के संघर्षों का नतीजा है। हरकुन्फ हमें किसी शानदार वंश तक नहीं ले जाता, बल्कि अक्सर अनगिनत गलतियों, संयोगों और हाँ, जिस्मानी असर पर ले जाता है। एंशटेहु हमें किसी महान योजना तक नहीं, बल्कि ताकतों के बीच लगातार चलने वाले संघर्ष के मैदान में ले जाता है, जहाँ कोई आखिरी मतलब नहीं है। जब फूको कहती हैं कि वंशावली मामूली शुरुआतों, लोली बिगिनिंग्स की तलाश करती है, तो उनका मतलब है कि ये उन सारे दावों को खारिज करती है कि हमारी कीमतें या पहचान किसी ऊंचे आदर्श स्रोत से आई हैं। आप कहते हैं कि यह शुरुआत की समझ को खारिज नहीं करता, तो फिर फूको निम्न शुरुआतों पर इतना जोर क्यों देती हैं जो किसी भी आदर्शवादी उत्पत्ति को नकारती लगती हैं? ठीक है, अच्छा पॉइंट है। चलिए अब निरंतरता बनाम बिखराव के मुद्दे पर आते हैं। आप कह रही हैं कि वंशावली ऐतिहासिक कहानी की गुंजाइश ही खत्म कर देती है। मैं इसे अलग तरह से देखता हूँ। मेरा तर्क यह है कि वंशावली इतिहास के अंदर बिखराव पर, उलटफेर पर और संयोगों पर रोशनी डालती है, जिससे इतिहास ज्यादा सही और हाँ, असरदार बनता है। फूको जिसे विरक्शे हिस्ट्री कहते हैं, वो सीधी तरक्की और ज़रूरी निरंतरता के वहम को तोड़ती है, लेकिन ये ऐतिहासिक समझ को नामुमकिन नहीं बनाती, बल्कि उसे और गहरा करती है। यह हमें दिखाती है कि बदलाव कैसे होते हैं, किसी आसान विकास से नहीं, बल्कि संघर्ष, वर्चस्व और मतलबों को फिर से तय करने के जरिए। फूको बताते हैं कि कैसे नियम या संस्थाएं एक मकसद के लिए पैदा हो सकती हैं और बाद में पूरी तरह से अलग ताकतें उन पर कब्जा करके उन्हें नया मतलब दे सकती हैं। ये एक बिखराव है बिल्कुल, लेकिन ये ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे समझा जा सकता है। ये इतिहास को ज्यादा जटिल बनाता है, लेकिन ज्यादा सच्चा भी। पर क्या ये सिर्फ बिखराव को उजागर करती है, ऐतिहासिक कहानी की जुड़ाव की संभावना को ही खत्म कर देती है? पारंपरिक इतिहास अपनी सारी कमियों के बावजूद एक कहानी सुनाने की कोशिश करता है, घटनाओं को जोड़ने की, वजह और असर बताने की, एक विकास दिखाने की, है ना? फुको के नीचे के मुताबिक अगर सब कुछ संयोग है, बिखरा हुआ है, ताकत का एक लगातार बिना दिशा का खेल है, अगर मतलब लगातार बदल रहे हैं और किसी भी पल का कोई अंदरूनी महत्व नहीं है, तो पारंपरिक मायनों में इतिहास लिखना मुमकिन कैसे है? फुको बताती है कि एंशटीशुंग का पल एक अनोखा उभार है, ना कि एक लंबी तैयारी का जरूरी नतीजा। अगर इतिहास सिर्फ ऐसे अनोखे पलों, संघर्षों और ताकत के बेतरतीब खेलों का एक झुंड है, तो एक जुड़ी हुई कहानी कैसे बनाई जा सकती है? ये इतिहास को घटनाओं के एक रंगीन छितड़े, मार्वलस मॉटली के रूप में पेश करता है, जैसा फुको कहती हैं, जहां कोई पूरा पैटर्न या दिशा नहीं है। कहानी कहने के लिए तो मतलब जुड़ाव चाहिए, है ना? शरीर और जिस्मानी हकीकत की भूमिका पर आते हैं। आपका क्या विचार है इस पर?
मेरा मानना है कि शरीर पर वंशावली का जो ध्यान है वो ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए सिर्फ एक अलग विषय पेश करता है। ये इतिहास के दायरे को फैलाता है। पारंपरिक इतिहास अक्सर विचारों, चेतना और महान लोगों पर टिका रहा है। वंशावली, जैसा फुको बताते हैं, हमें दिखाती है कि कैसे जिस्मानी प्रक्रियाएं जैसे पाचन, पोषण, नर्वस सिस्टम, सेहत, बीमारी और तजुर्बे इतिहास में दर्ज होते हैं और ऐतिहासिक विकास पर असर डालते हैं। हरकुन्स का ताल्लुक सिर्फ वंश परंपरा से नहीं बल्कि शरीर से है। वो शरीर जो महसूस करता है, जो तकलीफ उठाता है, जिस पर इतिहास अपने निशान छोड़ता है। ये इतिहास को सिर्फ विचारों के इतिहास से आगे ले जाता है और उसे ज्यादा ठोस, ज्यादा जिस्मानी बनाता है। मैं इसे सिर्फ फैलाव नहीं मानती। ये इतिहास के पारंपरिक बौद्धिक फोकस यानी विचार और चेतना का बुनियादी तौर पर इनकार है। जब फुको कहती हैं कि शरीर घटनाओं की लिखी हुई सतह है, तो ये सिर्फ एक नया विषय जोड़ना नहीं है। ये इंसान की जुड़ी हुई पहचान और आत्मचेतना की पारंपरिक धारणाओं को तोड़ता है। शरीर विचारों से चलने वाली कोई मिली-जुली इकाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा मैदान है जहां ताकतें टकराती हैं, जहां इतिहास अपने निशान छोड़ता है, अक्सर बेमेल और विरोधाभासी तरीकों से। फुको नीत्शे का हवाला देते हुए बताती हैं कि हरक्यूफ हमें न सिर्फ हमारे पुरखों की विरासत दिखाता है, बल्कि उनकी जिस्मानी कमजोरियां, उनकी बीमारियां, उनके खाने पीने की आदतें भी दिखाता है जो हम में दर्ज हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि वंशावली शरीर पर ध्यान केंद्रित करती है और ये निश्चित रूप से इतिहास के दायरे को बदलता है। लेकिन क्या ये विस्तार वास्तव में पारंपरिक इतिहास की उस व्यक्ति केंद्रित समझ को कमजोर नहीं करता, जहां व्यक्ति एक स्थिर, आजाद कर्ता माना जाता है? यहाँ तो व्यक्ति ऐतिहासिक और शारीरिक ताकतों का एक पेचीदा चौराहा बन जाता है। बात तो है। आखिर में उन तीन इस्तेमाल मजाकिया, विच्छेदक और बलिदानी पर बात करते हैं। मेरा तर्क है कि ये इतिहास के मौजूदा औजारों का एक आलोचनात्मक तरीके से दोबारा इस्तेमाल है। नीत्शे इतिहास लिखने के तरीकों को पूरी तरह छोड़ नहीं देते, बल्कि उन्हें एक अलग, तोड़ने वाले मकसद के लिए मोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर मजाकिया इस्तेमाल जो है वो स्मारक इतिहास की गंभीरता और उसके नायकों का मजाक उड़ाता है, पहचान की भव्य निरंतरता को चुनौती देता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, जैसा फुको बताते हैं, ये अब भी ऐतिहासिक शक्लों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि अतीत की पहचानों की नकल बनाना। ये इतिहास के औजारों को इतिहास के अपने ही गढ़े हुए मिथकों के खिलाफ इस्तेमाल करना है। ये एक तरह की अंदरूनी आलोचना है। यहाँ मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये औजार इतिहास की नींव को तबाह करने के लिए बनाए गए हैं, ना कि सिर्फ उसे मोड़ने के लिए। फुको साफ करती हैं कि ये तीनों इस्तेमाल पारंपरिक इतिहास के तीन तरीकों स्मारक, पुरातनपंथी, आलोचनात्मक का विरोध करते हैं और उन्हें नकारते हैं। मजाकिया पैरोडिक इस्तेमाल सिर्फ मजाक नहीं उड़ाता, ये याददाश्त के लिए इज्जत और निरंतरता के ख्याल को तोड़ता है। ये दिखाता है कि हमारी पहचानें महज नकाब हैं। विच्छेदक डिसोसिएटिव इस्तेमाल सिर्फ जड़ों की तलाश नहीं करता, ये पहचान की किसी भी स्थिर निरंतरता को नकारता है। ये दिखाता है कि हम कितने बिखरे हुए और बेमेल हैं। और सबसे अहम बलिदानी इस्तेमाल जो है वो ज्ञान और सच्चाई के दावे पर ही हमला करता है। ये दिखाता है कि ज्ञान निष्पक्ष नहीं है, बल्कि इच्छा शक्ति से चलता है और सच्चाई की खोज खुद एक खतरनाक जुनून हो सकता है जो जिंदगी को तबाह कर सकता है। फुको के मुताबिक ये ज्ञान की इच्छा के अंदर ज्ञान के अन्याय को उजागर करता है। तो ये सिर्फ दोबारा इस्तेमाल नहीं है, ये पारंपरिक इतिहास की याददाश्त, पहचान और सच्चाई जैसी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को तबाह करना है। तो जैसा हमने इस बातचीत में देखा, एक नजरिया यह है कि नीचे की वंशावली फूको की व्याख्या के मुताबिक इतिहास को पूरी तरह खारिज नहीं करती, बल्कि ये उसे उर्शप्रुंग यानी वो आदर्श और रूहानी शुरुआत उसकी खोज से आजाद करती है। और हरकुंड मतलब वंश, शरीर, गलतियां और एंटेस्ट्यूंग उभार, ताकत का संघर्ष, संयोग, इनकी पेचीदा अक्सर असहज करने वाली हकीकतों पर ध्यान देकर उसे एक असरदार या विकलिकी हिस्टोरिये की शक्ल देती है।
ये इतिहास को ज्यादा जमीनी, जिस्मानी और ताकत के रिश्तों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाने की एक कोशिश है, जो इतिहास के औजारों का इस्तेमाल करते हुए भी उसकी पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देती है। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ ये दलील भी उतनी ही मजबूत है कि वंशावली पारंपरिक इतिहास की बुनियादी धारणाओं जैसे निरंतरता, जुड़ी हुई पहचान, मकसद भरा विकास और निष्पक्ष सच्चाई, इनको जड़ से चुनौती देकर उसका खंडन करती है। बिखराव, संयोग, शरीर पर पड़े निशान और ताकत के हर जगह मौजूद खेल पर इसका जो जोर है, वो पारंपरिक इतिहास के उस ढांचे को ही गिरा देता है जो एक जुड़ावा, मतलब से भरा और अक्सर सुकून देने वाला अतीत बनाने की कोशिश करता है। इसके वो 3 इस्तेमाल, मजाकिया, विच्छेदक, बलिदानी, पारंपरिक इतिहास की नींव यानी यादाश्त, पहचान और ज्ञान पर सीधा हमला करते हैं। जाहिर है ये दोनों ही नजरिए मिशेल फूको की नीचे की इस काफी पेचीदा व्याख्या में अपनी जगह पाते हैं। इन अलग अलग विचारों पर सोचने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम अतीत को कैसे देखते हैं और आज को बनाने वाली ताकतें कितनी अलग अलग और अक्सर छिपी हुई हो सकती हैं। ये बहस सिर्फ अकेडमिक नहीं है, ये हमारे अपने वजूद को समझने से भी जुड़ती है ना? बिल्कुल, और यकीनन इस विषय में और भी बहुत कुछ है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है, जैसा कि स्रोत सामग्री खुद दिखाती है। आखिरी नतीजा हमेशा की तरह हमारे सुनने वालों को खुद निकालना होगा।